शुरू है? जब बोलेंगे तब थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा बस बस। ठीक है। तो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करना चाहें तो सबसे पहली चीज़ जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हैं, रिलेशंस को समझने के लिए जो पहली चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है इंटरनेशनल थ्योरीज, जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो उन थ्योरीज में दो प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी आती है रियलिज्म की, रियलिज्म इन IR। ये पॉलिटिकल रियलिज्म से थोड़ा सा अलग होता है, हालांकि इसका भी रूट जो है वो पॉलिटिकल रियलिज्म में ही होता है। दूसरा थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो आता है लिबरलिज्म का थ्योरी। दैट ऑल्सो गोज विद द सेम कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है लिबरलिज्म की, वही थ्योरी इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ज़्यादा नहीं, थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो अभी हम जो पहली थ्योरी है रियलिज्म इन IR उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रियलिज्म का मतलब क्या है IR में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें रियलिज्म की जब बात करते हैं तो वो एक ह्यूमन नेचर को, जो कोर आइडिया है उसका, वो आइडिया होता है ह्यूमन नेचर को लेकर के कि जो ह्यूमन है वो बहुत सेल्फिश है, ब्रूटिस है। ठीक है, बहुत ही रीजनेबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हॉब्स के मैन का जो आइडिया, हॉबेसियन मैन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उसी आइडिया के बेसिस पे रियलिज्म का जो आइडिया वो भी फंक्शन करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो IR है, ठीक है, जो सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस में जो रियलिज्म है, ठीक है, वो फोकस करता है कि क्या है, व्हाट इज एग्जिस्टिंग, ना कि इस चीज़ पे कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, वो आउट टू के जगह व्हाट इज पे फोकस करता है, व्हाट आउट टू के जगह। ठीक है, जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच है, जो कि लिबरलिज्म जिस चीज़ को लेके चलता है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि रियलिज्म में हमारे जो बहुत सारे प्रोमिनेंट थिंकर्स में उन्होंने कहीं ना कहीं आइडियाज़ दिए हैं। ठीक है, चाहे वो थुसिडाइड्स हो, चाणक्य, फिर देखते हैं कि मैकियावेली हैं, हॉब्स हैं, उसके बाद हम अगर देखें तो मॉर्गनथाउ हैं। ठीक है, फिर केनेथ वॉल्श हैं। तो इस तरह के ढेर सारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए हैं रियलिज्म को लेकर के। तो रियलिज्म में एक बहुत ही बेसिक आइडिया निकल के आता है रियलिज्म के बारे में कि और जो थिंकर्स का कहना है कि रियलिज्म इज द स्टडी ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, रियलिज्म पावर पॉलिटिक्स की स्टडी है। क्यों? हम जब रियलिज्म के कोर एजम्पशंस को पढ़ेंगे तब ये समझेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमें बेसिक आइडिया समझना हो रियलिज्म का, कि रियलिज्म रियलिटी पे फोकस करती है कि क्या है, ना कि क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो हमें ग्लोबल पीस के लिए काम करना चाहिए, इंडिया को ग्लोबल पीस के लिए काम करना चाहिए, उसी तरह हर कंट्री को करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ी पावर होने के बावजूद एक हेजिमन की तरह काम करती है। राइट, चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को अपनाती है, तो वो जो होना चाहिए वो नहीं कर रही है। तो हम भी उस जगह पे जो होना चाहिए उसको नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली। हम क्या करेंगे, हम क्या है उसके बेसिस पे एक्ट करेंगे। अब उसमें जो तरीके हैं उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं सर्टेनली, लेकिन कहीं ना कहीं वो रियलिस्टिक होंगे। अब अगर हम बात करें कि हम कब रियलिस्टिक नहीं थे, हम 1962 तक रियलिस्टिक नहीं थे। ठीक है, उसके बाद हम रियलिस्टिक हुए। कैसे? पहले हम बात करते थे कि नहीं, इंटरनल सोवरेनिटी, एक्सटर्नल सोवरेनिटी, सारी चीज़ें, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, जो कि हम आज भी जिसकी बात करते हैं। ठीक है, हम अपने पैक्ट्स को लेके, अपने एग्रीमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड थे कि हमने एग्रीमेंट किया है, वी विल फॉलो दैट। लेकिन हम फिर देखते हैं कि हमने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने। लेकिन फिर हम देखते हैं 1962 में चाइना जो है वो अटैक करता है लद्दाख के रीजन में और नेफा के रीजन में, जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हम इस आइडिया पे चल रहे थे, जो एक लिबरल इंटरनेशनलिज्म का जो आइडिया है। ठीक है, जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म का आइडिया है हम उसको मान रहे थे, बट दैट डिड नॉट गेट अस द फ्रूट। ठीक है, हमें उसका फल जो मिला वो बहुत जहरीला था, बहुत कड़वा था। ठीक है, तो फिर हमने एक रियलिस्टिक अप्रोच लिया, और उस रियलिस्टिक अप्रोच के कारण से आप जानते होंगे कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 1968 में चाइना के साथ नेफा के रीजन में अगेन।
तो वहाँ पे वी डिड बेटर, ठीक है। 1971 वॉर हुआ, वहाँ पे हम जीते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक अप्रोच से ही निकल के आती हैं, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो रियलिज्म की बात करता है, वो बताता है कि क्या है, उस पर किस तरह से एक्ट कर सकते हैं, और इसलिए रियलिज्म का यूज जो है वो पर्टिकुलरली वॉर्स को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल लिए, ऑल ऑफ देम एक्सप्लेन्स वॉर्स और द कॉन्फ्लिक्ट्स जो स्टेट्स के बीच में हमेशा से होते रहे हैं या हुए हैं, ठीक है। तो इनके कोर आइडियाज़ में जाने से पहले हमें इनके एजम्पशंस को समझना होगा। कुछ एजम्पशंस लेके चला जाता है जब हम किसी भी तरह की थ्योरीज को पढ़ते हैं या किसी भी आइडिया पे काम करते हैं, तो हम उसके पीछे एक एजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ किस तरह फंक्शन कर रहा होगा, जिसका बेसिस पे जो है हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हम जैसे कि अगर मैथमेटिकल एंगल से हम समझें तो 1 + 1 = 2, ये हमारा एक बेसिक एजम्पशन है, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं और उसी के आधार पे हम सारी थ्योरीज देते हैं, राइट। तो उसी तरह से रियलिज्म में भी मेनली 6 कोर एजम्पशंस हैं। क्या क्या है कोर एजम्पशंस? सबसे पहला एजम्पशन कहता है कि स्टेट्स आर दी प्राइमरी एक्टर्स, ठीक है। स्टेट्स आर दी प्राइमरी एक्टर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, दे विल डायरेक्टली and they will be the head when they will be representing the institutions, the country। तो वहाँ पे जो फाइनल डिसीजन मेकर होगा, जो प्राइमरी एक्टर होगा, वो जो हीरो जिसको हम बोलते हैं मूवी के सेंस में, ठीक है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो होगा स्टेट। सेकेंडरी फैक्टर्स हो सकते हैं, न्यू रियलिज्म इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है टू सम एक्सटेंट, बट ये हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्राइमरी जो है वो स्टेट ही होगा, ये कहता है। दूसरा एजम्पशन है कि जो आईआर है, जैसा मैंने अभी कहा, ठीक है, कि ये एनार्किक सिस्टम है। दूसरा एजम्पशन ये कहता है कि आईआर जो है दैट इज एनार्किक, और इसलिए वहाँ पे पावर पॉलिटिक्स की लड़ाई होती है। तो ये तीसरा एजम्पशन है, ठीक है, कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है दैट इज अ गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। वहाँ सिक्योरिटी और सर्वाइवल जो है वो पैरामाउंट होता है, ठीक है, कि सिक्योरिटी और सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए हमें यानी कि स्टेट्स को, ठीक है, स्टेट्स को गेन करना होता है पावर, ठीक है। इसमें 2 डिफरेंसेस आते हैं जब हम क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म को पढ़ेंगे, तब इस बात को समझेंगे, ठीक है। जो तीसरा मैंने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, ये तीसरा एजम्पशन है। एनार्किक होने का क्या मतलब है? एनार्किक होने का मतलब है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करेगी और मेंटेन करेगी। इसके एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो आज के डेट में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। इस बात को समझने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे हम एग्जांपल देख सकते हैं हमारे खुद के देश का। हमारे देश में ढेर सारे स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उन प्रोविंसेस के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकती हैं अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ रही है वो ना हो। तो क्या होगा कि हर स्टेट खुद में लड़ाई करेगी मटेरियल गेन के लिए या और सारी चीज़ें हैं। झारखंड से पे हो सकता है कि कल जाके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो तो ये पश्चिम बंगाल हमला कर दे कि मुझे खनिज दे दो, ठीक है। कर्नाटक पे तमिलनाडु हमला कर दे, या कर्नाटक अपने कोस्ट को एक्सपेंड करने के लिए जो है हो सकता है गोवा पे हमला कर दे। तो इस तरह की चीज़ें, तो इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत होती है जो जिसका काम होगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ हमें बीच में खाली हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं दिखती है, ठीक है। ये चीज़ हमें इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं दिखता है। तो इससे पता चलता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किक है और वहाँ पे स्टेट्स आर ऑन देयर ओन फॉर देयर सर्वाइवल, कि उनको खुद के सर्वाइवल की चिंता खुद करनी होती है। आज झारखंड को ये चिंता नहीं करनी है कि मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, मेरे मिनरल्स कोई लूट के ले जा सकता है, या यूपी को इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मेरे पास मिनरल्स नहीं है
तो मुझे किसी पे हमला करना होगा, उसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो सबको अप्रोप्रिएट अमाउंट में अप्रोप्रिएट चीज़ें प्रोवाइड करती है विच आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल, जो कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद जो चौथा एजम्पशन आता है, वो एजम्पशन कहता है कि स्टेट का जो नेचर है दैट इज लाइक द नेचर ऑफ हॉबेजियन मैन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टेट जो है वो ईगोइस्टिक होगा, स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। कैसे? इसके एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देखते हैं ट्रम्प और चाइना में शी जिनपिंग दोनों की सरकार है। अभी हम देखते हैं कि ट्रम्प ने एक टैरिफ वॉर स्टार्ट किया यूएस के थ्रू, तो जो कंट्रीज उससे बिलो थी वो कहीं ना कहीं झुक गई, दे एक्सेप्टेड, या फिर उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक अप्रोचेस लगाया, उसको कम करवाया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। लेकिन चाइना वहाँ पे क्या करता है कि चाइना टैरिफ को और बढ़ा देता है, बिकॉज दे होल्ड दी कैपेबिलिटी, राइट। तो वो टैरिफ को और बढ़ाता है। जब वो टैरिफ को बढ़ाता है तो ट्रम्प जो है, यानी कि जो यूएस की गवर्नमेंट है, वो उसके जगह टैरिफ को कम करने की जगह वो भी और बढ़ाती है। वी सी दैट कि टैरिफ जो है 125% तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये ईगो का ही जो स्टेट के ईगोइज्म का ही एक एग्जांपल है कि ईगो के कारण से जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और फिर हम क्या देखते हैं कि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ में आता है कि चाइना इज़ नॉट गोइंग टू बैक डाउन, उनका ट्रेड सरप्लस जो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो फिर और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो अमेरिकन मार्केट में काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर गई, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, राइट। तो अब वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, टैरिफ बढ़ा, अमेरिकन मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिससे कि अमेरिकन कंज्यूमर्स जो हैं उनको इस बात से दिक्कत होगी, क्योंकि चीज़ें महंगी होंगी तो उनको दिक्कत होगी। दे विल आस्क देयर ओन गवर्नमेंट दी क्वेश्चंस। तो ट्रम्प गवर्नमेंट जो है, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको आंसर करना होगा अमेरिकन लोगों को, ठीक है। तो फिर वो बैक डाउन कर जाते हैं। लेकिन जब वो सामने आते हैं तो इसमें स्टेट इगोइज्म का एग्जांपल दिखता है। जब वो टैरिफ वॉर स्टार्ट करते हैं, जब वो बैक डाउन करते हैं, तो इसमें हमें दूसरा जो नेचर दिखता है स्टेट का, वो ये दिखता है कि वो क्या है, रेशनल है, दे आर कैलकुलेटिव, ठीक है। वो कैलकुलेट करते हैं कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, ठीक है। तो वो यहाँ पे इस चीज़ को अपने कैलकुलेशन में लेते हैं और उसके बेसिस पे एक्ट करते हैं। और तीसरा एग्जांपल कि स्टेट जो है वो सेल्फ सर्विंग है, ठीक है। स्टेट्स आर पर्टिकुलरली वेरी सेल्फिश, देयर आर वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड दैट एज वेल। लेकिन अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो यूएसए's इन्वेजन ऑफ इराक, यूएसए's इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। आखिर अफगानिस्तान में जो कहते हैं कि यूएस ने इन्वेड किया, व्हाट इज द अमेरिकन नैरेटिव ऑन दैट इज कि वहाँ पे दैट वाज द वॉर ऑन टेरर, वहाँ पे टेररिस्ट थे। तो उन टेररिस्ट को किसने पैदा किया? तालिबान को किसने पैदा किया था? दैट वाज यूएसए, ठीक है। तो उसको यूएसए ने पैदा किया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और फिर उसको ख़त्म भी करना शुरू किया अपने इंटरेस्ट के लिए। जहाँ तक सवाल है ओसामा बिन लादेन का, जो कहते हैं कि ट्विन टावर पे जिसने अटैक किया, दैट पर्सन वाज रिसाइडिंग इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक एलाई था यूएसए का, राइट। तो यहाँ पे इराक पे नहीं अटैक करना। इराक पे अटैक करने के पीछे क्या नैरेटिव दिया गया कि वहाँ पे WMDs हैं, ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई भी वेपन नहीं मिलता है। तो और उस पर क्या होता है कि जब इराक पे अटैक करता है तो पेट्रोलियम जो है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इराक के, अमेरिकन कॉरपोरेट्स का उस पर काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यहाँ पे हजारों लोगों की जान ले ली गई। तो स्टेट इतना सेल्फिश हो सकता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो पांचवा जो एजम्पशन है वो कहता है कि स्टेट्स रिजॉर्ट टू बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब है? अगर हम बैलेंस ऑफ पावर को समझें तो बैलेंस ऑफ पावर कहता है कि एक कंट्री है, अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है तो वो क्या करेगी? अगर हम रियलिज्म के आइडिया पे समझें तो वो दूसरे स्टेट पे इन्वेड करने की कोशिश करेगी या अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करेगी, राइट। तो उस हेजेमनी को ख़त्म करने के लिए बैलेंस बनाया जाता है स्टेट्स के द्वारा। तो अब इसमें दो तरह से बैलेंस बन सकते हैं,
ठीक है, या तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग या इंटरनल बैलेंसिंग। एक्सटर्नल बैलेंसिंग का क्या मतलब है? एक्सटर्नल बैलेंसिंग का मतलब है कि जब कंट्री किसी और कंट्री के साथ अलायंस बनाती है, जब स्टेट दूसरे स्टेट के साथ अलायंस बनाती है, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल बैलेंसिंग। वो अलायंस बनाती है ताकि पावर बैलेंस हो सके। जैसे कि चाइना की हेजीमनी को जो है वो बैलेंस करने के लिए इंडिया जापान के साथ जो है वो एक अलायंस फॉर्म करती है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, जिसको हम क्वाड कहते हैं, ठीक है। तो ये अलायंस करती है, या फिर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलके ऑकस बनाता है जो एक ट्राइलेटरल है, ठीक है, चाइना को बैलेंस करने के लिए। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर का एग्जांपल है, जो कि एक्सटर्नल बैलेंसिंग है। दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं, दूसरी चीज़ कि हम इंटरनल बैलेंसिंग कर सकते हैं। इंटरनल बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि हम खुद का जो है खुद के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टेट मान लेते हैं कि हमारे ही देश में हमने चाइना ने 5th जनरेशन जेट बनाया, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हमारी डील्स जो है वो शुरू हो गई है। रसिया के साथ हम बात कर रहे हैं, हमें यूएसए से ऑफर मिला है F-35 Su-57 रसिया की, उसको खरीदने का ऑफर मिला है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 5th जनरेशन जेट्स हैं हमारे पास, 4.5th जनरेशन राफेल्स हैं, ठीक है। तो और चाइना के पास है J-17, आई थिंक आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द नेम, ठीक है। तो उसका जो 5th जनरेशन जेट है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इंटरनल बैलेंसिंग कर रहे हैं। कैसे? अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करके, ठीक है। तो हमें एक ये चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो ये दो चीज़ें, तो जब बैलेंस ऑफ पावर होता है तो स्टेट जो है वो मेंटेन करना चाहती है हमेशा कि पावर जो है वो बैलेंस रहे। और यहीं पे जो छठा एजम्पशन है वो निकल के आता है सिक्योरिटी डिलेमा का, कि एक सिक्योरिटी डिलेमा एग्जिस्ट करती है। सॉरी, उस चाइनीज जेट का नाम J-36 है, ओके। तो ये एग्जिस्ट करती है जो सिक्योरिटी डिलेमा। अब सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है? जब एक स्टेट अपने पावर को इंक्रीज करती है पावर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले एक स्टेट जो है अपने पावर को इंक्रीज करती है, तो दूसरे स्टेट को ये लगता है कि दैट दे हैव बिकम सो मच ऑफ अ बिग पावर कि अब वो हम पे अटैक कर सकता है या अपनी हेजिमनी हम पे इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने पावर को बढ़ाते हैं, अलाइंसेस बनाते हैं। तो फिर जो पहला स्टेट है, अब उसको लगेगा कि नहीं अब तो ये ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो फिर वो अपनी पावर को इंक्रीज करेगा। फिर उसके हेजिमनी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम अपने पावर को इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहती हैं। तो सिक्योरिटी डिलेमा एग्जिस्ट करना शुरू करता है, और ये सिक्योरिटी डिलेमा क्या करता है, स्पाइरल मोड में चलता है। एक बढ़ाया अपने पावर को, फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे ने बढ़ाया, फिर दूसरे के पावर को बैलेंस करने के लिए फिर पहले ने अपने पावर को और बढ़ा लिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कंपटीशन एक कोल्ड वॉर के पीरियड में चल रहा था, ठीक है, जो न्यूक्लियर आर्म्स बनाने का, ठीक है, उतनी न्यूक्लियर आर्म्स की ज़रूरत किसी भी कंट्री को खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं है जितना यूएसए और यूएसएसआर के पास था, ठीक है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, पावर को बैलेंस करने के लिए और सिक्योरिटी डिलेमा के कारण से हम देखते हैं कि एक रेस चलती है, ठीक है, हथियार बनाने की, पावर एक्वायर करने की, ठीक है। तो ये कुल मिला के 6 एजम्पशंस हैं जो कि हमें रियलिज्म में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें क्लासिकल रियलिज्म की, तो क्लासिकल रियलिज्म जो है वो बहुत बेसिक सी बात करता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है दैट इज़ फॉर द पावर पॉलिटिक्स, वहाँ पे पावर पॉलिटिक्स होती है। जो उसका नेचर है, ठीक है, जो नेचर स्टेट्स का है दैट डिक्टेट्स द इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। जो डिफरेंस हमें न्यू रियलिज्म और इसमें क्लासिकल रियलिज्म में देखने को मिलता है कि क्लासिकल रियलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो इस तरह से इसलिए है, पावर की वहाँ पे होड़ जो है वो इसलिए होती है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स का नेचर जो है वो डिक्टेट करता है, ऐसा क्लासिकल रियलिज्म का कहना है। लेकिन न्यू रियलिज्म इस बात को डिनाई करता है और वो कहता है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की जो कमी है, ठीक है,
जो एनार्किक सिस्टम है दैट गिव्स इट द राइट टू बी इन द एंड डू द पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कई सारे प्रोमिनेंट थिंकर्स हुए हैं जो कि क्लासिकल रियलिज्म का आइडिया जहाँ से निकल के आता है हमें। तो सबसे पहला जो है उसमें सबसे पहले आते हैं ट्यूसिडाइड्स, 5th सेंचुरी BC, एथेनियन थे वो, ठीक है, ग्रीक में थे। तो हम देखते हैं कि उन्होंने एक कन्वर्सेशन होता है उनका, मेलियन डायलॉग उसको बोलते हैं। मेलोस नाम की वहाँ पे एक सिटी स्टेट थी, तो वहाँ पे और एथेंस और मेलोस की लड़ाई होती है। तो मेलोस के एक रिप्रेजेंटेटिव से एथेंस का एक रिप्रेजेंटेटिव बात करता है। एंड ट्यूसिडाइड्स लिखते हैं द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में कि वीक सफ़र स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड वीक सफ़र व्हाट दे मस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें रियलिज्म का जो आइडिया दिखता है वो हमें यहीं पे दिखता है कि आइडियल्स को जो है वो हटा दिया गया है और यहाँ पे कम्प्लीटली पावर पॉलिटिक्स हो रही है, कंप्लीट रियलिस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है, जहाँ पे इमोशंस का, आइडियल्स का कोई वैल्यू नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो चाणक्य आते हैं। तो चाणक्य भी बात करते हैं सुपरमेसी नेशनल इंटरेस्ट की। ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशंस के नेचर को वो भी बताते हैं कि ये बहुत ही एनार्किक सिस्टम है, और वो बात करते हैं कि पावर एक्वायर करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, वो भी, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट डिफरेंशिएट्स कौटिल्य इज कि वो ऐसा नहीं है कि वो साइडलाइन कर देते हैं कम्प्लीटली ड्यूटीज़ को। वो ड्यूटीज़ की भी बात करते हैं, वो मॉरल्स की भी बात करते हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ स्टेट। ठीक है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो ये भी बात करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। वो डिसेप्शन की बात करते हैं। जब वो बात करते हैं कि 4 उपाय जो अर्थशास्त्र में मेंशन किए गए हैं, साम दाम दंड भेद, तो ये हम देखें तो ये डिसेप्शंस के उपाय हैं। तो वो एक तरफ मॉरल्स की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ डिसेप्शंस की भी बात करते हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड वेयर। ठीक है, इस बेसिस पे वो एक्शन लेने की बात करते हैं। उसके बाद हम आते हैं निकोलो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स के तरफ। तो हम देखते हैं कि निकोलो मैकियावेली ने तो बहुत अच्छे और बहुत क्लियर टर्म्स में बहुत बार इस तरह से उनकी जो किताब है द प्रिंस, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जब एक जो प्रिंस है, एक जो प्रिंसिपैलिटी है, वो दूसरे प्रिंसिपैलिटी पे अटैक करती है तो उसको किस तरह बिहेव करना चाहिए, किस तरह खुद को कंसोलिडेट करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी जो बात करते हैं वो भी स्टेट के सर्वाइवल की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि स्टेट के सर्वाइवल जो है वो स्टेट के लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी है, डू वॉट एवर इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हॉब्स की, तो हॉब्स डायरेक्टली उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन हॉब्स को क्रेडिट इसलिए दिया जाता है कि जो क्लासिकल रियलिज्म में एक जो बहुत बड़े थिंकर हुए जिनका नाम हांस जे मॉर्गनथाउ है, उन्होंने कहा था और उन्होंने अपनी बुक में लिखा भी है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे हॉब्स से। ठीक है, उन्हें उनकी आइडियोलॉजी बहुत रियलिस्टिक लगी इंटरनेशनल रियलिज्म के लिए भी, और इसलिए जो है उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है। और वो भी सिमिलर बात ही करते हैं कि स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं E.H. कार। तो E.H. कार जो है उन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी थी इससे रियलिज्म से रिलेटेड IR में। वो इवेंट्स की बात करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं इवेंट्स को। इनफैक्ट वो काफ़ी सारे जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट हैं, जैसे कि वुड्रो विल्सन हैं, जैसे कि फिलिप नोएल बाकर हैं। ठीक है, वो इस तरह के बहुत सारे जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हुए हैं और जो वो प्रेसिडेंट थे, नोबेल लॉरेट थे, तो इनको जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं अपनी बुक द 20 ईयर क्राइसिस में। ठीक है, और वो कहते हैं, ठीक है, कि एक ही मोरालिटी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, दैट इज़ टू एक्वायर पावर। ठीक है, कि पावर को एक्वायर करना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि जो जब वो देखते हैं, हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है और वहाँ पे जो लीग ऑफ नेशन निकल के आता है और फिर लीग ऑफ नेशन माइंड दैट कि फंक्शन नहीं कर पाता है, जो कि एक लिबरल आइडिया पे बेस्ड होता है, तो वो और भी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। और उनका कहना था कि अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलते तो हम अपीज़ नहीं कर रहे
होते हिटलर को, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें मिलता है कि हिटलर को इनिशियली काफ़ी ज़्यादा अपीज़ किया गया था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जर्मनी के साथ। उस समय में चेम्बरलिन थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, और चेम्बरलिन के बारे में कहा गया था कि चेम्बरलिन हैज़ बीन द बिगेस्ट अपीजर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहा गया था चेम्बरलिन के बारे में। तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें थी। तो इनका कहना था कि नहीं, हमें उस टाइम पे एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं जो उसके बाद हम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो इस तरह का अप्रोच लेकर के चलते हैं। उसके बाद आते हैं हांस जे मॉर्गनथाउ। मॉर्गनथाउ वो पहले आदमी थे रियलिज्म में जिन्होंने रियलिज्म को थियोराइज किया। ठीक है, पहली बार उन्होंने थ्योरी दी थी रियलिज्म की इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जब वो थ्योरी देते हैं और अपनी उनकी जो बुक है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ठीक है, तो उसमें वो बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है दैट इज स्ट्रगल फॉर पावर। इनकी भी अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझें तो मॉर्गनथाउ जो थे एक ज्यू आर्मी थे जो कि भाग के गए थे अमेरिका वहाँ पे शरण लेने के लिए। ठीक है, और ये जर्मन थे इनिशियली, तो वहाँ से उनको भाग के जाना पड़ा था। तो उन्होंने देखा कि किस तरह से जो अपीजमेंट है, ठीक है, और जो नॉन रियलिस्टिक लिबरल आइडियाज़ हैं, ठीक है, उन्होंने हिटलर को आगे बढ़ने में एक्चुअली इनडायरेक्टली काफ़ी मदद किया। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो किसी रॉन्ग डूइंग के अगेंस्ट, तो आप भी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार बनते हो, ऐसा मानना था मॉर्गनथाउ का। और इसलिए जो है वो लिबरलिज्म को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, और वो 6 प्रिंसिपल देते हैं रियलिज्म के बारे में, क्लासिकल रियलिज्म के 6 प्रिंसिपल मॉर्गनथाउ जो देते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव देयर रूट्स इन द अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर। कि पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव लॉज से बना हुआ, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है कि ये इस तरह से हो गया तो इस तरह से होना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। और वो बात करते थे कि इसका जो रूट है, जो प्रिंसिपल्स हैं उसके जो रूट हैं वो ह्यूमन नेचर में है। और वो कहते थे कि ह्यूमन नेचर कभी भी नहीं बदल सकता है, एंड ही यूज्ड टू बिलीव इन द हवेजियन नेचर ऑफ मैन। ठीक है, तो वो उसमें बिलीव करते थे और वो कहते थे कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, और इसलिए पॉलिटिक्स जो है वो गवर्न की जाती है और की जानी चाहिए ऑब्जेक्टिव लॉज के द्वारा। दूसरा वो बात करते हैं कि रियलिज्म परसीव्स द वर्ल्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। इसका क्या मतलब है? तो हम अगर देखें कि रियलिज्म जो है, ठीक है, वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है, कि आपको सेल्फ सर्विंग होना पड़ेगा। उस सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट का मतलब जो है, ठीक है, वो चेंज हो सकता है, उसका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो रियलिज्म है वो इन द एंड सिर्फ एक बात करेगा, वो बात करेगा इंटरेस्ट की। ना इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, कभी इंटरेस्ट हो सकता है कि हम यूएन से जुड़े रहें, और कभी हो सकता है कि हम यूएन की बात को डिनाई करें। ठीक है, तो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा अपने इंटरेस्ट को सर्व करना होगा। तीसरा जो प्रिंसिपल आता है मॉर्गनथाउ का, वो कहते हैं कि यूनिवर्सली इंटरेस्ट इज टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, हाउएवर इट्स मीनिंग एंड इंटरेस्ट में चेंज। ठीक है, कि जो इंटरेस्ट है उसको हमेशा हमें पावर के टर्म्स में डिफाइन करना होगा। ठीक है, कि हम जब भी अपने इंटरेस्ट को सामने रखें तो उसके कोर में, उसके पीछे हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हमें पावर को एक्वायर करना है, वो पावर के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये हो सकता है अगेन कि इंटरेस्ट का मीनिंग चेंज हो जाए, लेकिन इन द एंड इट शैल बी पावर। ठीक है, वो चौथा जो उनका आइडिया है, वो जब बात करते हैं इसके बारे में, तो वो कहते हैं कि रियलिज्म इज अ पर्सपेक्टिव विच इज अवेयर ऑफ मॉरल इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, कि अगेन यहाँ पे जो इनका पर्सनल ट्रॉमा है वो बाहर निकल के आता है। वो कहते हैं कि रियलिज्म जो है वो एक पर्सपेक्टिव जो है वो इस तरह का पर्सपेक्टिव देता है कि वो हमें अवेयर करता है मॉरल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन के लिए। ठीक है, कि हमें एक्शन लेना चाहिए,
एंड दैट इज़ मॉरलिटी। ये वो इस चीज़ पे बेसिकली ये डिनोट कर रहे हैं इन द एंड कि हिटलर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया था क्योंकि जर्मनी के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन और उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से वो ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की गई थी, उस पर बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड कर दिया गया था चीज़ों को, ठीक है। इसके कारण से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया। और ये कहते हैं कि मॉरल इम्पोर्टेंस जो है पॉलिटिकल एक्शन का, उसको एम्फेसाइज करता है रियलिज्म का पर्सपेक्टिव कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, वी मस्ट टेक एक्शंस, ठीक है। जो पांचवा प्रिंसिपल है वो कहता है कि मॉरल एस्पिरेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और स्टेट मे नॉट फाइंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है। कि एक स्टेट का या एक कम्युनिटी का जो एस्पिरेशन है, मॉरल एस्पिरेशन है, वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है या उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप बात करते हैं कि हमें लिबरल होना चाहिए, जैसे कि इनिशियल ईयर्स में हमारे यहाँ बातें हो रही थी, हम इंटरनेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज़ को फॉलो कर रहे थे, लिबरल इंटरनेशनलिज्म को फॉलो कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल था, तो आपको पता होगा कि बात हो रही थी कि नहीं, आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रखनी है या फिर डिसबैंड करने की बात हो रही थी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो मॉरल प्रिंसिपल था हमारा, ये यूनिवर्सल नहीं था, जिसका बेनिफिट उठाया चाइना ने। फिर हमने अपने मॉरल प्रिंसिपल को चेंज कर दिया, तो फिर हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो मॉरल प्रिंसिपल्स है एक कम्युनिटी का या एक स्टेट का, दैट इज़ नॉट यूनिवर्सल और उसको हर जगह नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी प्रिंसिपल है मॉर्गेनथाउ का, वो कहता है कि एज अ ट्रेडिशन ऑफ थॉट रियलिज्म वाज डिस्टिंक्ट इन इट्स फोकस ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल रेल्म एंड द डिसीजन मेड विद इन इट, ठीक है। तो यहाँ पे बात होता है, तो रियलिज्म को यहाँ पे सॉवरेनिटी से जोड़ के देखा जाता है कि रियलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। कि जो एक अथॉरिटी है, जो सॉवरेन कंट्रीज हैं, ठीक है, जब वो अपने अंदर कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, वहाँ पे उसका रिस्पेक्ट किया जाता है रियलिज्म में। दे आर फ्री टू टेक डिसीजन। हम जो है इसका जो रियलिज्म का फोकस है वो ऑटोनॉमी पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक और चीज़ जो हमें जनरली नहीं दिखता है या नहीं हम उसके बारे में बात करते हैं, वो है कि मॉर्गेनथाउ का मॉरल प्रिंसिपल, मॉर्गेनथाउ ने ऐसा नहीं था कि कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया था मॉरलिटी को। उन्होंने मॉरल प्रिंसिपल को भी स्थान दिया था अपने प्रिंसिपल्स और अपने बुक में, ठीक है। और वो कहते थे, और वो एक्चुअली जो यूएस की पॉलिसी थी उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूएस की पॉलिसी को इसलिए क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि वो वुडरो विल्सन के जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म के आइडिया को फॉलो कर रही थी। अगेन ये कहते हैं कि 1960s तक, जब तक कि जो यूएसए है वो इन्वॉल्व हो गया था वियतनाम वॉर में 1955 के अराउंड। तो जब वो इन्वॉल्व हो गया था वियतनाम वॉर में, तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो कहते हैं कि यूएसए जो है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्ट हो गया आज के डेट में, इतना भी रियलिज्म नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने कहा था कि रियलिज्म वो कहते थे कि रियलिज्म माइनस इथिकल कंसिडरेशन इज इक्वल टू यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो उनका कहना था कि नहीं, हमें इथिकल कंसिडरेशंस रखने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम कम्प्लीटली ब्रूटिश बन जाएं अपने फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग और उसी के बेसिस पे एक्शन लें। ही वॉज अगेंस्ट दैट एज वेल, ठीक है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा ये क्लासिकल रियलिज्म का आइडिया है। तो हम एक बार इसको समराइज करेंगे। तो क्लासिकल रियलिज्म पावर पॉलिटिक्स की बात करता है और उसका जो पावर पॉलिटिक्स का आइडिया है दैट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट विच इज़ वेरी सिमिलर टू द मैकियावेलियन और हॉबेजियन मैन, ठीक है। तो ये जो दो सबसे खास चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं नियो रियलिज्म की, या फिर उसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पीरियड था जब कोल्ड वॉर जो है वो थोड़ा सा काम डाउन हुआ था, ठीक है।
और ये 1970s का पीरियड था जब हम डिटेंट जो है वो चल रहा था, और केनिथ वॉल्ज अपनी बुक पब्लिश करते हैं 1979 में, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्टेट का बिहेवियर है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चेंज होता है, और वो कहते हैं कि जो स्टेट का बिहेवियर है वो स्ट्रक्चर के कारण से ऐसा है, जो इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर एनार्किक है इसलिए स्टेट का बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, वो इस बात पे जोर देते हैं जो न्यू लिबरल्स हैं, सॉरी न्यू रियलिस्ट्स हैं, और वो कहते हैं कि स्टेट्स आर द प्राइमरी यूनिट्स। ठीक है, वो ये मानते हैं कि स्टेट्स जो है, जो क्लासिकल रियलिज्म का आइडिया है उसको वो मानते हैं, और कहते हैं कि स्टेट्स आर द प्राइमरी यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम एंड ईच यूनिट परफॉर्म सेम फंक्शन फॉर सर्वाइवल। अब यहाँ पे क्या निकल के आता है कि कंट्रीज, स्टेट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, वहाँ पे स्टेट्स डिफरेंट है, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई टोटलिटेरियन कंट्री है, कोई अथॉरिटेरियन कंट्री है, लेकिन हर जगह जो है, ठीक है, कोई मोनार्की है, लेकिन हर जगह जो स्टेट का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं सेम निकल के आता है, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे होते हैं, और सर्वाइवल के लिए वी हैव टू डू वॉट एवर इज नीडेड। ठीक है, तो यही काम स्टेट्स भी करती हैं। तो न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि अगर एक स्ट्रक्चर हो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, अगर एक स्ट्रक्चर हो जो इस चीज़ को ख़त्म कर दे, देन स्टेट्स विल बिहेव इन द राइट मैनर। ठीक है, क्योंकि उनको फिर जो है काम नहीं करना होगा अपने सर्वाइवल के लिए उस तरीके से। ठीक है, तो जो मेन फैक्टर, ठीक है, वो जो न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि जो एनार्की को बढ़ाने के लिए, एनार्किक वर्ल्ड में कॉपरेशन को कम करता है या कॉपरेशन को रोकता है, उसके पीछे जो दो मेन फैक्टर्स हैं, सबसे पहला आता है इनसिक्योरिटी और दूसरा आता है रिलेटिव गेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर इनसिक्योरिटी को कम कर दिया जाए, हर स्टेट को रिलेटिव गेन मिले, तो वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगी। अब अगर हम देखें तो दो आर्क इनेमी, हम अभी एग्जांपल लेंगे यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी जब थी तो आइडियोलॉजिकल इनसिक्योरिटी हो, ठीक है, या जो भी हो, ठीक है, चाहे वो लड़ाई हो वॉर को लेकर के या और सब जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी उनको लेकर के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले इनसिक्योरिटी थी तो यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के अगेंस्ट थे। ठीक है, लेकिन फिर वहीं पे एक थर्ड एनिमी निकल के आता है, दैट इज़ द नाजीज इन जर्मनी। ठीक है, तो जब नाजीज बाहर निकल के आते हैं, ठीक है, एक एनिमी के तौर पे, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को गेन होता है क्योंकि वो दोनों के एनिमी थे। तो यूएसएसआर भी और यूएसए भी एक साथ आते हैं अलायंस में, जो अलाइड पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो यूएसए और यूएसएसआर एक साथ आते हैं और वो जर्मनी पे अटैक करते हैं, उसको हराते हैं। तो हम देखते हैं कि जब रिलेटिव गेन्स होता है, ठीक है, तो स्टेट्स कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं एनार्किक सिस्टम में भी। ठीक है, और जब उनको इनसिक्योरिटी अगेन, फिर देखते हैं कि 1945 होता है, जो वो एलाइज थे जो साथ लड़ रहे थे, अब फिर से कोल्ड वॉर का पीरियड शुरू होता है, और कोल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर के पीरियड में जो है देन दे बिकम द स्वॉर्न एनिमीज। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्यूबा क्राइसिस होती है, और यहाँ नॉर्थ कोरिया में जो कोरियन पेनिनसुला में लड़ाई होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं जो कि अगेन इनसिक्योरिटी का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मिलता है, जो कि जो न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, एंड दैट इज़ वाई द स्टेट्स हैव टू बिहेव इन द मैनर दे आर बिहेविंग, क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए फंक्शन करना पड़ता है, और उसके लिए वट एवर इज नेसेसरी दे विल डू इट। ओके, तो वो इस बात पे फोकस करते हैं। तो अब अगर हम समझें कि डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म में, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो एक क्वेश्चन के आंसर में है, वो ये है कि व्हाई स्टेट्स वांट पावर। ठीक है, तो वो ये कहते हैं, जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि स्टेट वांट्स पावर बिकॉज स्टेट्स हैव दैट नेचर। ठीक है, यानी कि जैसे ह्यूमन नेचर का ये
अप्रोच रहता है कि दैट वी शैल गेन पावर, उसी सेम तरीके से स्टेट्स भी जो हैं वो पावर एक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लासिकल रियलिस्ट के अगर एंगल से हम सोचें तो स्टेट्स पावर इज द एंड फॉर द स्टेट। ठीक है, दैट इज नॉट द मीन्स। द मीन्स टू एक्वायर पावर माइट बी वॉर, माइट बी एनीथिंग, ओके, बट पावर इज द एंड। लेकिन वहीं नियो रियलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें इसके कारण से वो पावर एक्वायर करना चाहते हैं, वो स्टेट के नेचर के बेसिस पे नहीं, वो सर्वाइवल के लिए पावर एक्वायर करना चाहते हैं, ताकि वो पावर एक्वायर करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पे जो है सर्वाइवल जो है वो एंड बन जाता है और पावर जो है वो मीन्स बन जाता है। ठीक है, तो एक प्राइमरी डिफरेंस जो है, ठीक है, हमें ये देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं वो स्टेट के नेचर पे फोकस करते हैं। ठीक है, और जो नियो रियलिस्ट हैं वो फोकस करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर पे। तो क्लासिकल रियलिस्ट का कहना है कि स्टेट का जो नेचर है वो हॉबेजियन मैन के नेचर के जैसा है, दैट गेट्स देम इनटू पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, और जो नियो रियलिस्ट हैं उनका कहना है कि चूंकि सिस्टम एनार्किक है, द एनार्किक सिस्टम लीड्स द स्टेट इनटू पावर पॉलिटिक्स इटसेल्फ। तो ये दो प्राइमरी डिफरेंस हैं। अब हम अगर देखें तो दो चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म। तो डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है? ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ऑफेंसिव रियलिज्म को। तो जॉन मीयरसाइमर, ठीक है, उनकी एक बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो कि पब्लिश हुई थी 2001 में। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि स्टेट्स जो है, ठीक है, वो अपने पावर को मैक्सिमाइज करना चाहती है सिक्योरिटी की जगह। ठीक है, आप अपने पावर को एक्वायर करते हो, पावर को मैक्सिमाइज करते हो, ठीक है, ना कि सिक्योरिटी को, ऐसा ऑफेंसिव रियलिस्ट्स का कहना है। ठीक है, और इससे क्या होता है? ठीक है, इससे जो सबसे बड़ा इशू निकल के सामने आता है कि आप पावर एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, और वो पावर एक्वायर करने के लिए बैलेंसिंग शुरू होती है फिर। ठीक है, अब आप पावर एक्वायर कर रहे हो तो पावर एक्वायर करने का कोई एंड नहीं है। अगर आप पावर, मान लेते हैं अगर हम इसमें यूएसएसआर के एग्जांपल को देखें तो उन्होंने कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए। ठीक है, अराउंड 6000 से भी प्लस थे उनके पास, अभी भी हैं। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उन्होंने पावर गेन किया। ठीक है, अब अगर चाइना को देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो चाइना ने न्यूक्लियर बम बनाया। नाउ इट बिकम नेसेसरी फॉर इंडिया टू मेक न्यूक्स। ठीक है, न्यूक्लियर पावर बनना जरूरी हो गया इंडिया के लिए, क्योंकि उनको डिफेंड करना था खुद को। लेकिन चाइना अगेन रसिया से डिफेंड करने के लिए खुद को करता, बट दे थ्रेटन इंडिया। ठीक है, अब यूएसएसआर कहता है कि नहीं, हमें यूएसए से डिफेंड करना, लेकिन यूएसए जो सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाता है, उसको किसी से खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं थी न्यूक्लियर बम के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे ऑफेंसिव पावर के तौर पे निकल के आता है। पावर एक्वायर करने की जो हद है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, और इसलिए जो है, ठीक है, कि ये कहते हैं कि अब एक और सिचुएशन आता है कि जब कोई एक थ्रेट निकल के आता है सामने, तो स्टेट जो है दे डू बक पासिंग। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शिफ्ट करते हैं तो ऑफेंसिव रियलिस्ट का कहना है कि किसी को तो एक्शन लेना होगा, राइट। तो जब किसी को एक्शन लेना होगा तो हम एक्शन लेंगे, नाउ दे बिकम ऑफेंसिव इन देमसेल्व्स। ठीक है, और इनका कहना था कि हिस्टोरिकली जो कंट्री पहले अटैक करती है दे विन। ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस, बट ही सेज दैट हिस्ट्री शोज अस दैट साइड एंड दैट इज समवॉट ट्रू एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑफेंसिव रियलिस्ट के हिसाब से स्टेट सीक्स टू मैक्सिमाइज पावर रेदर देन सिक्योरिटी। ठीक है, और डिफेंसिव रियलिस्ट जो हैं, ठीक है, चाहे वो केनिथ वॉल्ज हो, जैक सिंडर हो, ठीक है, या स्टीफन वैन एवेरा हो, ठीक है, तो ये बात करते हैं कि नहीं, स्टेट जो वो सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करती है, पावर को नहीं। ठीक है, अब हमें इसका भी एग्जांपल दिखेगा। अब जैसे कि हमारे पास अराउंड 162 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, अगर हम कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो
तो हमने इतना बनाया है कि हम खुद को डिफेंड कर सकें। हमें 5000 या 10,000 बनाने की ज़रूरत नहीं है यूएसए की तरह। यूएसए या यूएसएसआर के पास इतने न्यूक्स हैं कि वो पूरी पृथ्वी को अराउंड अगर दोनों साथ में मिला दे तो 3 बार ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो हमें उतने न्यूक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक डिफेंसिव पावर के तौर पे निकल के आते हैं, जो हम खुद को डिफेंड करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ना कि अपने पावर को बढ़ाते हैं रेदर देन सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया, ठीक है, एक डिफेंसिव रियलिज्म की पॉलिसी को अप्रोच करता है और इसके लिए बहुत सही एग्जाम्पल के तौर पे निकल के आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखिएगा कि जो बैलेंसिंग है, ठीक है, जिसके बारे में हमने एजम्पशन के तौर पे पढ़ा था कि जो बैलेंसिंग है वो नहीं निकलता है। ठीक है, वो स्पाइरल नहीं शुरू होता है सिक्योरिटी डिलेमा का। पाकिस्तान ने हमसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए, चलो ठीक है बना लिए, हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए जितनी ज़रूरत है, ठीक है, हमें उतने ही चाहिए। दैट इज़ डिफेंसिव रियलिज्म बेसिकली। और हम अपने पावर को बढ़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तान इतना बना रहा है, 500 बना रहा है, तो हम 5000 बनाएंगे। फिर पाकिस्तान भी लाइक कि इसने 5000 बनाया, हम 6000 बनाएंगे। तो फिर हम अगर उसको बढ़ा रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने की जगह पावर को बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज़ ऑफेंसिव रियलिज्म। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोर आइडियाज़ हैं, ठीक है, रियलिज्म के, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब एक चीज़ निकल के आता है कि क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा है रियलिज्म का, और कि ये कॉपरेशन को जो है रोकता है या फिर ये एक्सप्लेन नहीं करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, WTO है, या फिर और भी जो रीजनल एसोसिएशंस हैं, जैसे कि आसियान है, EU हैं, ठीक है, मर्कोसर है, ठीक है, तो ये सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन निकल के सामने आते हैं जो कि हमें दिखता है कि इंस्टीट्यूशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं और वो लिबरल आइडियाज़ पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म होता है रियलिज्म का, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि रियलिज्म एक्सप्लेन करता है वॉर्स को। ठीक है, कि वॉर्स क्यों हो रहे हैं। अगर रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं रसिया का और यूक्रेन का नेशनल इंटरेस्ट है, राइट। तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और उसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि लिबरलिज्म हमेशा सही नहीं हुआ है, ना ही रियलिज्म हमेशा सही हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं हमें रियलिज्म जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद जब लीग ऑफ नेशन भी आ जाती है, फिर भी क्यों इस तरह के वॉर्स स्टार्ट होते हैं, जब अपीजमेंट तक की पॉलिसी लाई जाती है। ठीक है, हम लिबरल आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा उस समय में फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो इस सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करता है रियलिज्म। और एक बात मैं बताऊं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली साइंस। ठीक है, उसमें फिजिक्स के लॉज की तरह या मैथमेटिक्स की तरह एक ही आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग आंसर होते हैं, सिचुएशनल कंडीशंस होते हैं, थ्योरी सिचुएशनली अप्लाई होती है। ठीक है, तो आई गेस कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली रियलिज्म इज। ओके, विद दैट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, कुछ What is difference between main core idea offensive and defensive realism? ठीक, कोर आइडिया के बीच जो डिफरेंस है ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म में, वो ये है कि, और डिफेंसिव रियलिज्म कहता है कि स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, पावर को नहीं। ठीक है, और जो ऑफेंसिव रियलिज्म है वो कहता है कि नहीं, स्टेट जो अपनी पावर को बढ़ाएगा, सिक्योरिटी तो अपने आप आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? अगर इसके मतलब को हम समझने की कोशिश करें तो तुम देखोगे कि यूएसए या यूएसएसआर के पास बहुत सारी न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। ठीक है, उतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की उसको ज़रूरत नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, राइट, लेकिन वो फिर भी बनाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पावर को बढ़ा रहा है। ठीक है, और इंडिया के पास 150 के आसपास कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि हमें अपनी खुद की सुरक्षा के लिए 150 मेरे लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स काफ़ी हैं, तो हमको उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, जबकि अगर हम
ऑफेंसिव रियलिज्म के आइडिया पे चल रहे होते तो फिर हम कहते नहीं पाकिस्तान इतना बना रहा है तो हम उससे ज़्यादा बनाएंगे। तो उससे क्या होता है, ऑफेंसिव रियलिज्म से क्या होता है कि एक स्पाइरल चल जाता है सिक्योरिटी डिलेमा के बाद पावर को बैलेंस करने की, और उसमें एक समझो कि एक लड़ाई शुरू हो जाए, एक रेस, आर्म्स रेस जो कोल्ड वॉर के दौरान हुई थी वो आर्म्स रेस शुरू हो जाती है। कोई और क्वेश्चन? दोनों में तो सिक्योरिटी डिलेमा सेम आती है, चाहे ऑफेंसिव हो चाहे डिफेंसिव। नहीं, डिफेंसिव में सिक्योरिटी डिलेमा नहीं आता। कैसे नहीं आता बताते हैं। इंडिया 150 बनाया, अराउंड 160 है, ठीक है। पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा है। अब पाकिस्तान जो है वो खुद के पावर को इंक्रीज कर रही है सिक्योरिटी के जगह। उसको तो 150 की भी ज़रूरत नहीं है खुद की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो इंडिया से ज़्यादा कर ले रही है। अगर इंडिया एक बना ले रहा है तो फिर वो और बना रही है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया तो डिफेंस के लिए कि मेरे पास इतना काफ़ी है मेरे डिफेंस के लिए, तो वो उसको बंद कर दे रही है बनाने को, राइट। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है कि उसको और ज़्यादा बना रहा है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी जो डिलेमा का जो स्पाइरल शुरू होगा और पावर को बैलेंस करेगा। अब इंडिया रुक गया कि तुम 150 या 200 बना लो, ठीक है, पाकिस्तान को कि तुम 200 बना लो, हमको जितना ज़रूरत है हम तुमको उतने में रोक सकते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि पाकिस्तान भी बस इंडिया से ज़्यादा बनाया और रुक गया। अब अगर इंडिया उससे ज़्यादा बना लेता ऑफेंसिव रियलिज्म के आइडिया पे, तो फिर क्या होता कि फिर पाकिस्तान और बनाता, फिर इंडिया और बनाता। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमने डिफेंसिव अप्रोच लिया तो पाकिस्तान ने ऑफेंसिव भी लिया, ठीक है, फिर भी वो कहा कि नहीं ठीक है हमको बस इससे ज़्यादा लेना चाहिए था, हो गया मेरे से उससे ज़्यादा हो गया, तो वो भी रुक गया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने रोक दिया बनाना। समझे बात को? ये तो कहीं ना कहीं वो जो इंडिया आया अपना क्या बोलते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के साथ है, इसके वजह से ये चीज़ हो गया। अगर वही चीज़ हम अलग क्षेत्रों में देखें जैसे कि एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वगैरह, इस समय तो कहीं ना कहीं दोनों अपना देश बढ़ा ही रहा है पावर। हाँ, यहाँ पर सिक्योरिटी डिलेमा है। आप देखो तुम किसके अगेंस्ट प्रिपरेशन कर रहे हो। तुम अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट, तुम अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कर रहे हो तो तुम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रहे हो, तुम चाइना के अगेंस्ट कर रहे हो। उसके पास 5th जनरेशन है, तुम भी 5th जनरेशन चाह रहे हो कि मेरे पास हो। समझ लो बात को। अब पाकिस्तान तुम्हारे लिए उतना मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो बड़ा एनिमी है, ठीक है, जो चाइना है, दैट इज योर बिगेस्ट एनिमी, नॉट पाकिस्तान, ठीक है। तो अब हम पाकिस्तान को पिक्चर से बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा सारा का सारा मिलिट्री प्रिपरेशन जो है वो चाइना सेंट्रिक है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है, वो करेगा, मिलिटरीली भी करेगा। अगर वो अमेरिका को भेज दे सकता है तो वो चाइना को भी भेज देगा, राइट। लेकिन हमें इसलिए उसके अगेंस्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या मिलिट्री पावर को बढ़ाने की बात करते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, हम चाइना के अगेंस्ट बात करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसके पावर को बैलेंस कर सकें। इसलिए हम क्वाड बनाते हैं, ठीक है, ट्राइलेटरल्स हैं और अलग अलग, ठीक है। तो वो इसके लिए होता है। रियलिज्म का मेन कोर आइडिया, रियलिज्म का मेन कोर आइडिया यही है कि क्या है उसके बेसिस पे फंक्शन करना है, ठीक है, उसके अप्रोच पे पॉलिसी बनानी है, ठीक है, कि हम ये नहीं मान के चलेंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई अब वो अटैक नहीं करेगा तो हमको आर्मी का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम कहेंगे कि नहीं हिंदी चीनी भाई भाई इज़ गुड, ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन हमें खुद के सिक्योरिटी को मेंटेन भी करना है। इसलिए हम एक अच्छी आर्मी जो हमें अपने को डिफेंड करने के लिए जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, हम उसको प्रिपेयर करके रखेंगे फॉर श्योर एट दी एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। हम नॉर्मेटिव अप्रोच लेके नहीं चलेंगे कि ये होना चाहिए, अरे न्यूक्लियर बॉम्ब तो होना ही नहीं चाहिए तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं। हमने ऐसा किया था, हम डिसआर्मामेंट की बात करते थे, ठीक है, तो हम वो नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। अब इतना नहीं बनाएंगे कि उसमें हम अपना सारा कुछ जो है खुद को बर्बाद कर लें, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। बट हम इतना बनाएंगे कि हम खुद को डिफेंड कर सकें। दैट इज़ द रियलिस्टिक अप्रोच।